के बने होते हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एक मधुमक्खियों के छत्ते की तरह होता है और उस सेल के बीच में जो हर पार्ट है वो अपना अलग फंक्शन करता है। तो चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको चैनल के वीडियोज़ की लिस्ट में या फिर प्ले लिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ, मतलब कि जो सेल है वो किस चीज़ का बना होता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब जो सेल है उसकी संरचना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना है। वी सॉ अबव दैट सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, मतलब हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि सेल में कुछ अलग भाग होते हैं। हर सेल के कुछ भाग होते हैं जिन्हें कि हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। हाउ इज़ सेल ऑर्गेनाइज्ड, अब सोचने की बात यह है कि जो सेल है वो किस तरह से अपने कामों को एक तरह से बोलते हैं कि अपने कामों को वो किस तरह से संचालित करता है। तो ये बात हमारे देखने के लायक है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स, मतलब अगर जो सेल है, अगर हम किसी भी चीज़ के एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें 3 बातें उसमें खास दिखेंगी। वो 3 बातें हैं 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट three features in almost every cell. These are प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मतलब हर सेल में कोई भी हम सेल देखेंगे तो उसमें हमें 3 चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ऑल द एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल, interactions of the cell all the activities inside the cell, interactions of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how, मतलब जितना भी जो सेल है, जो भी हमारे सेल हैं उसके बीच में जितनी एक्टिविटीज़, जितनी भी काम होते हैं, वो सब कुछ जो सेल है उसके और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके बीच के जो इंट्रैक्शंस, मतलब उनके बीच में जो मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं, वो सब कुछ सिर्फ इन तीनों चीज़ों की वजह से ही हो पाते हैं। अब हम इसे ध्यान से देखते हैं कैसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले हमने इसमें देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम ये देखेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल की सबसे बाहर की कवरिंग है। दैट सेपरेट्स which separates the contents of the cell from the external environment, मतलब ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल की एक बाहर की कवरिंग है जो कि सेल को उसके बाहरी इन्वायरमेंट से अलग करती है। मतलब ये एक तरह से हम बोल सकते हैं जो सेल का स्ट्रक्चर है ये उसकी बाउंड्री वॉल है जो उसे बाहर की चीज़ों से बिल्कुल अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो सेल के अंदर आ पाती हैं और कुछ मटेरियल सेल से बाहर भी जा सकते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और जो सेल है ये उसी की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसके बीच में से कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो सेल के अंदर सेल अपने अंदर आने नहीं देता। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये सिलेक्ट करता है, खुद से वो चुनाव करता है कि कौन सी चीज़ें उसके अंदर आ पाएंगी और कौन सी चीज़ें उसके अंदर नहीं आ पाएंगी। हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, अब सोचने की बात है कि जो सेल के अंदर की चीज़ें हैं वो किस तरह से सेल के अंदर आती हैं, एंड हाउ डू द सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, और ये भी सोचने की बात है कि जो चीज़ें हैं वो सेल से बाहर कैसे जाती हैं। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion, मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई या ऑक्सीजन होगी, ये सेल के अंदर से बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर आ सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स, जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर
चैप्टर्स में डिफ्यूजन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। वी सॉ दैट देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of substance from the region of high concentration to the region where the concentration is low। तो मतलब हमने ये ध्यान से पढ़ा है कि कोई भी चीज़ है उसकी जो मूवमेंट होती है वो एक जगह से, मतलब जहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा है वहाँ से जिस जगह पे वो चीज़ कम है उस तरफ उस चीज़ की मूवमेंट आसानी से होती है। सो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन द सेल्स। और इसी तरह का कुछ जो है, इसी तरह का जो कुछ है वैसा ही सेल्स में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड बाय द सेल। मतलब जैसे सेलुलर वेस्ट, जैसे हमारी बॉडी है वो वेस्ट एक्सक्रीट करती है, इसी तरह से जो सेल्स हैं वो भी वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सेल का वेस्ट होता है जो कि ये ज़रूरी होता है कि सेल उसे बाहर निकाल ले। इट एकमुलेट्स इन कॉन्सेंट्रेशंस इनसाइड द सेल। मतलब जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर इकट्ठी हो जाती है, इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। लेकिन जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कम होती है, जबकि सेल के अंदर वेस्ट एक्सक्रीट करने की, वेस्ट के रूप में एक्सक्रीट करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। सो एज सून एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड inside and outside the cell, carbon dioxide moves out of the cell from the region of high concentration to the region of low concentration। मतलब जैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो सेल के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है और जबकि सेल के बाहर वो कम होती है, तो जो जहाँ मात्रा बढ़ जाती है सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ आना शुरू कर देती है, जहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले ही कम मात्रा में होती है। सिमिलरली oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of oxygen inside the cell decreases। और इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो भी जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर एंटर कर जाती है। thus the diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ये प्रोसेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की वजह से जो सेल है, जो गैसें हैं वो सेल के अंदर से बाहर आती हैं या सेल के बाहर से अंदर जाती हैं। सो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से जो पानी है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को ही फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। मतलब इसी तरह से जो पानी है वो जब पानी के जो मॉलिक्यूल है वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। द मूवमेंट of the water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। मतलब अगर जो पानी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ से कहाँ जाएगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पानी के बीच में क्या क्या घुला है। दस ऑस्मोसिस, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो हम यहाँ पे करेंगे। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन through a semi-permeable membrane to the region of low water concentration। तो इसका मतलब हुआ जो पानी है, ऑस्मोसिस जो है इसकी वजह से जो पानी है वो जहाँ पे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है वहाँ से वो सेल के प्लाज्मा में से निकलता हुआ जहाँ पे पानी की मात्रा कम है वहाँ आसानी से पहुँच जाता है। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into the solution of sugar और सॉल्ट इन वाटर। मतलब अब यहाँ सोचने की एक्टिविटी ये है कि क्या होगा अगर हम एक किसी एनिमल सेल या फिर प्लांट के सेल को पानी के या नमक के घोल में डालेंगे। वन ऑफ द थ्री थिंग्स कुड हैपन। तो ये जो नीचे तीन चीज़ें बताई गई हैं इनमें से कोई एक काम होगा। इफ़ द मीडियम नंबर वन
If the medium surrounding the cell has high water concentration, then the cell मतलब अगर जो पानी है उसके बाहर, जो सेल है उसके बाहर की जो जगह है वहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में होगा, तो वहाँ पे तो इन दैट केस मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डिल्यूट, इसका मतलब होगा जो सेल के बाहर की जगह है वो बहुत डिल्यूट, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो उस केस में जो सेल है वो ऑस्मोसिस की वजह से पानी उसके अंदर चला जाएगा। सीधी बात है कि अगर सेल के बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, तो सेल जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सच अ सोल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और ये वाला जो सोल्यूशन होगा इस केस में इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है, मतलब जो बाहर का एरिया जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस, मतलब जो पानी के कण होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के यहाँ वहाँ दोनों तरफ बहुत आसानी से आ जा सकते हैं। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल एंड देन विल लीव, परंतु अगर ज़्यादा पानी सेल में आएगा तो ज़्यादा ही पानी सेल से निकलेगा भी। द नेट रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर्स द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप, तो इसका नेट रिजल्ट ये है कि जब भी पानी में जो है वो सेल के अंदर आएगा तो उसकी वजह से जो सेल है वो फूल जाएगा। स्वेल अप मीन्स वो फूल जाएगा, फुलावट में आ जाएगा। नंबर 2 पॉइंट है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब दूसरा केस, अगर पानी की मात्रा जितनी सेल के अंदर है अगर उतनी ही पानी की मात्रा सेल के बाहर भी है, तो उस केस में जो सेल है वो अपने अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं लेगा और पानी की मूवमेंट नहीं होगी। सच अ सोल्यूशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब जो ये वाला सोल्यूशन होगा जिसमें पानी की मात्रा, जो पानी है वो ना तो अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर, तो इस सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। पहले जो हमने किया था दैट इज़ हाइपोटोनिक, जिसमें पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा है और सेल उसे अपने अंदर ले लेता है। अब इसके बाद है वाटर crosses the cell membrane in both the directions, but the amount going on is the same as the amount going out, मतलब इस केस में ये होता है कि जो पानी है वो सेल मेम्ब्रेन को दोनों तरफ, मतलब पानी अंदर भी जाता है और पानी बाहर भी आता है, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में जितना पानी अंदर जाता है उतना ही पानी बाहर निकल आता है, तो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द वाटर, मतलब अगर हम टोटल में देखें तो पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। द सेल विल स्टे द सेम साइज़, तो इस केस में जो सेल है वो सेम साइज़ का ही रहता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड केस, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मतलब देर इज़ वेरी दैट इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब जो पानी द मीडियम हैज़ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, इसका मतलब ये है कि अगर सेल के अंदर जो पानी की मात्रा है वो ज़्यादा है लेकिन जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें पानी की मात्रा कम है, तो इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो इस केस में जो बाहर की चीज़ है वो बहुत गाढ़ी है, जो बाहर का सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो द सेल विल लूज़ वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो इस केस में जो पानी है जो सेल है उसके बीच में से पानी बाहर निकल आएगा। द सोल्यूशन सच अ सोल्यूशन इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो ये जो सोल्यूशन होगा इसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे। अब याद रखिए, हाइपोटोनिक वो है जिसमें सेल के अंदर पानी की मात्रा कम थी तो बाहर से पानी अंदर गया। अब उसके बाद है आइसोटोनिक, वो है जिसमें सेल के बाहर जितनी पानी की मात्रा थी उतनी ही सेल के अंदर पानी की मात्रा थी, मतलब पानी ना अंदर से बाहर हुआ ना बाहर से अंदर, सेम मात्रा में रहा, दैट इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन। और जो थर्ड है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा थी और बाहर कम थी, तो उसकी वजह से सेल के बीच में से पानी बाहर आ गया, तो ये हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन हुआ। अगेन द वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस, अब इस केस में भी जो पानी है वो सेल के मेम्ब्रेन को, जो सेल की बाउंड्री वॉल है उसमें से दोनों तरफ जाएगा, मतलब बाहर भी जाएगा और अंदर भी आएगा। बट दिस टाइम द मोर वाटर लीव्स द सेल देन इट एंटर्स इट, परंतु इस केस में जो पानी है वो
बाहर से मतलब अंदर से बाहर पानी ज़्यादा निकलेगा। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, तो इस केस में जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, जिसके बीच में से जो ये हमारी सेल की जो बाउंड्री वॉल है इसमें से पानी सिलेक्टिव तरीके से बाहर आता है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम ये नीचे वाली एक एक्टिविटी करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे है एक्टिविटी 5.3 ऑस्मोसिस विद एन एग। मतलब यहाँ पे हम ऑस्मोसिस देख रहे हैं एक अंडे की सहायता से। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हम एक अंडा लेंगे, उसको हम जो उसका शेल है, उसका जो बाहर का खोल है, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबाएंगे। द शेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो सेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। द थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेज द सेल। अब इसके बाद एक पतली सी जो खोल होगा उस वही हमारे एग को कवर करेगा। पुट द एग इन प्योर वाटर। अब इस एग को हम पानी में डाल देंगे। एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स। और 5 मिनट के बाद देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। जो अंडा है, जो एग है, उसका आकार बढ़ जाता है, वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से उसके अंदर पानी चला जाता है। नाउ प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। अब इसी अंडे को, ये जो अंडा है, इसी डी शेल्ड अंडे को, इसी छिलका उतरे अंडे को हम वापस नमक के घोल में डालेंगे और 5 मिनट देखेंगे। द एग श्रिंक्स। जो एग है वो सिकुड़ जाता है। वाई? द वाटर पासिज आउट द एग सोल्यूशन इनटू द सॉल्ट सोल्यूशन। क्योंकि जो पानी है वो अंडे में से बाहर निकल आएगा। बिकॉज द सॉल्ट सोल्यूशन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। क्योंकि जो पानी, जो नमक का घोल था वो ज़्यादा गाढ़ा था और अंदर अंडे के अंदर पानी ज़्यादा था, तो वो बाहर निकल आएगा। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेसिन्स और एप्रिकॉट्स। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है हम इसे सूखे हुए जो एप्रिकॉट्स होते हैं या रेजिन्स, उनके साथ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है एक्टिविटी 5.4। तो अभी हम इसे देखते हैं। पुट अ ड्राइड रेसिन्स और एप्रिकॉट